हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने देखा था SHE, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लीज आप यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। और आज स्टूडेंट हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कैसे हाउ टू मेजर एनी सेल्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैसे किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, विद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो जब दो अर्ध सेलों को, और अर्ध सेल क्या है तो प्रीवियस वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा कि किसे हम अर्ध सेल कहते हैं, किसे पूर्ण सेल कहते हैं, है ना भाई। तो जब दो अर्ध सेलों को, मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हों, ठीक है, दो अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड लगे हों, तो दोनों इलेक्ट्रोड को, जब दोनों अर्ध सेलों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो एक हमारा संपूर्ण विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है, ठीक है स्टूडेंट। और विभव में अंतर के कारण, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर के कारण, डिफरेंस बिटवीन देयर पोटेंशियल ड्यू टू करंट इज फ्लो, तो उनके विभव में अंतर के कारण क्या होता है स्टूडेंट? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जिसके कारण उसके विभव के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? विद्युत वाहक बल। मैं अच्छे से और समझाता हूं इस चीज को, तो सिंपल से याद रखिएगा, किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल का, और वैद्युत रासायनिक सेल है मतलब उसमें एनोड होगा और कैथोड होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो उन दोनों के डिफरेंस को, उन दोनों के विभव के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? EMF, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। आपकी बात मैं इसको क्या लिखूंगा? वा बल, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। इसको EMF लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझना है कंसेप्ट को तो ध्यान से सुनो यार, मैं बता रहा हूं। एक क्या लो आप, एक बैटरी ले लो। क्या ले लो? बैटरी ले लो भाई। अब बैटरी तो आप सबको पता है, कई प्रकार के शुष्क सेल बैटरी आते हैं, ठीक है ना। सपोज करो ये मेरा बैटरी है, एक प्लस है एक माइनस है, या आप सब लोग को पता है सेल भी आपने देख रखा है, देखा है कि नहीं देखा है बोलो भाई? ड्यूरागार्ड 10 गुना ज्यादा चलता है ऐसा बोलते हैं ना। तो आप सबको पता है, ये देखिए इस प्रकार सेल भी आ जाता है, तो एक हो जाता है प्लस, एक हो जाता है माइनस। तो किसी भी बैटरी या सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है स्टूडेंट, यदि हम इसको किसी भी अन्य विद्युत स्रोत या परिपथ के द्वारा नहीं जोड़े हैं और सीधा सीधा इसका हम लोग विभव नापते हैं, मतलब सर्किट को एक इधर जोड़ दीजिए और एक इधर जोड़ दीजिए और यहां लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर, तो जितना पाठ्यांक आपको यहां मिलेगा दैट इज नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पे क्या जोड़ो? वोल्ट मीटर लगा दो और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ही, ठीक है, आपका क्या होता है? EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में? हाँ, लेकिन याद ये रखिएगा कि इसको हमको बीच में कोई भी प्रकार का बल्ब, ठीक है, बल्ब, पंखा, फैन, ठीक है, पंखा, बल्ब या कोई भी चीज नहीं जोड़ना है, बिकॉज दे आर अ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, यही प्रतिरोध है। और ये क्या करेंगे? अगर ऐसा आप लोग जोड़ दोगे तो जितना इसका वोल्टेज है बैटरी का, उसको थोड़ा बहुत तो वे भी गेन करेंगे ना भाई, लेंगे ना भाई। तो जब लेंगे तो फिर आपको कैसे यहां पे मेजरमेंट कैसे आएगा? ठीक है, ये तो कुछ को ले लेंगे, जैसे सपोज दैट ये 10 वोल्ट का है, मान लो 10 वोल्ट का है, ठीक है, तो ये पंखा है और लाइट लगी हुई है, मान लो ये 2-2 वोल्ट ले लेंगे, तो अब कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आएगा। तो दैट इज नॉट अ EMF, ठीक है स्टूडेंट, वो EMF नहीं है। EMF कब है? जब यहां पे कुछ नहीं जुड़ा है, सीधा सीधा आप बैटरी का कुल मैक्सिमम विभव, मैक्सिमम पोटेंशियल इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके प्यारे बच्चों, तो समझ में आज आ गया ये विद्युत वाहक बल क्या है। अब इसकी गणना कैसे करता है ये याद रखिएगा, आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो इसका गणना हम करते हैं EMF, ठीक है, EMF इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट हमारा E कैथोड। व्हाट इज दिस? मैं बताता हूं बच्चों, मैं बताता हूं, E एनोड, ठीक है, या
EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे इस चीजों को, ठीक है। ये तो कैथोड एनोड तो हिंदी में वैसे बोलते हैं, अपचयन और ये ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला। क्या चीज है भाई, ये जो दिख रहा है ना ई कैथोड, मतलब हमारे पास देखो, अभी मैं बताता हूं, अभी तुरंत निकाल के दिखाऊंगा, प्रूफ विथ प्रूफ दिखाऊंगा आपको निकाल के मैं, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए, देखते जाइए, मजा आ जाएगा, समझ में आ रहा। ये कैथोड का विभव होगा और ये एनोड का विभव होगा, और कैथोड के विभव और एनोड के विभव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है, हमने सर आप कल बता रहे थे कि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने तो देखा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि उसका जो है 0 होता है विद्युत वाहक बल, है ना भाई। अन्य तत्वों का कैसे निकालते हैं, तो मैं बताया था ना भाई, किसी भी तत्व का, किसी भी चीजों का मापन मतलब कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर, अब हम अन्य तत्वों का उस हाइड्रोजन जिसका 0 आया है वैद्युत वाहक बल, उसके साथ हम क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे विद्युत वाहक बल का, और जितना आएगा वो उस तत्व का या उस हमारा इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो कैसे करते हैं ये चीज देखिएगा, कैसे करते हैं इस चीज को देखना ध्यान से, है ना। देखो बच्चों, अब मुझे मान लो सपोज दैट कि मुझे जिंक का जो है क्या निकालना है, वैद्युत वाहक बल, या ठीक है इसका मुझे विभव निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए मानक विभव कैसे निकाला जाता है, और मानक जहां पे निकालेंगे स्टूडेंट वहां ई नॉट लगा दीजिएगा, विभव ई, और जहां पे मानक विभव निकालते हैं ई नॉट, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है, ईएमएफ में, समझ में आ गया, दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो जिंक का मानक विभव हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का मानक विभव कितना निकला था, 0 आया था, तो जिंक का कैसे आएगा। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, हमें विद्युत रासायनिक सेल बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाते हैं ये देखो, मुझे हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखिएगा सब लोग, मैं एक ले लिया पात्र, बच्चों बोलो क्या ले लिया, पात्र ले लिया। इस पात्र में मुझे देखो अर्ध सेल कैसे बनता है, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबाया जाता है, किसके विलयन में, उसी के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है ना। उसी के विलयन में हम क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। जैसे कि ये मेरा मान लो, अब मुझे जिंक का निकालना है, तो जिंक लेना ही पड़ेगा भाई, जिंक लेना पड़ेगा। तो ये जिंक क्या है, जिंक रॉड है, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब इसको मैं किसके विलयन में डुबा दूंगा, बोल दो भाई जल्दी से, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दूंगा, ठीक है। जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा देंगे स्टूडेंट, ये है जिंक सल्फेट, या आप लोग सीधा सीधा ये लिख सकते हो किसके विलयन में, जिंक आयन के विलयन में डुबा देंगे, उसी के आयन में, क्योंकि जिंक सल्फेट को आप आयनित करोगे तो क्या होगा, जिंक 2+ बनाएगा और सल्फेट माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जिंक 2+ के विलयन में हम लोग ने क्या किया, डुबा दिया। अब एक मुझे और लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कंपेयर होगा ना भाई, तभी तो कंपेयर होगा। तो मुझे एक और लेना पड़ेगा। इस प्रकार मैं एक और क्या ले लेता हूं, पात्र ले लेता हूं। इस पात्र में मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को जो है डुबा दूंगा। ये देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, एकदम क्लियर है, बोल दो भैया, बोल दो यार, है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमको, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, एक दूसरा अर्ध से ले लिया। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये देखिए, इन दोनों को जोड़ दूंगा सर्किट को, और यहां पे लगा दूंगा क्या चीज, बोलो गैल्वेनोमीटर, ऐसा नापने के लिए। क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। और स्टूडेंट पता है, सबको पता है भाई, जब दो अर्ध सेलों को हम लोग जोड़ते हैं तो अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए या संपूर्ण सेल बनाने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ती है, और दैट इज नोन एज व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें कौन सा पदार्थ भरा रहता है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या अगार का पेस्ट भरा रहता है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। समझ में आ गया। और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे हमारा हाइड्रोजन के लिए एक छोटा सा हिस्सा खुला रहेगा, यहां हमारा प्रवेश करता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कितना में, एक जो है वायुमंडलीय दाब पर, और यहां होता है स्टूडेंट हमारा हाइड्रोजन आयन 1 मोल पर लीटर जो है सांद्रता पर।
क्लियर हो रहा है सबको? अच्छे से क्लियर है भाई? ये देखिए इसका वर्णन कैसे करना है, एकदम सिंपल कॉमन सा चीजें हैं, ठीक है। दो पात्र लेते हैं, एक पात्र में हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है और दूसरे पात्र में हम जिंक सल्फेट का आयन लेते हैं और उसमें जिंक रॉड को डुबा देते हैं। इन दोनों ही अर्धसेलों को एक संयोजित तार एवं गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। और बच्चों हम जो है यहां हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल हमको क्या चीज समझना है और जानना है, उसको समझना, ध्यान से देखना। होता क्या है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं, जब इसको पाठ्यांक नापते हैं ना, तो हमारा जो पाठ्यांक आता है, पाठ्यांक जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और दैट इज आता है स्टूडेंट हमारा क्या आता है बताओ, मैं बता रहा हूं 0.74। कितना आ जाता है बोलो? 0.74। अब देखो भाई, अब देखो, ध्यान से देखते जाना है क्या है, क्या है देखते जाना, ठीक है। हो क्या रहा एक्चुअल में ये समझना चीजों को। जिंक यहां जिंक के इलेक्ट्रोड है, जिंक में क्या होता है ये देखिएगा। जिंक जो है स्टूडेंट हमारा जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है स्टूडेंट, जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, दैट इज नोन एज एनोड। क्या? एनोड। और एनोड को माइनस चिन्ह के साथ हम लोग लिखते हैं। देखो कितना अच्छा से मैं इसको आपको बता रहा हूं, है ना। ये लीजिए 1 मोल पर लीटर पर। सबको समझ में आ गया? अब ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ये इधर। तो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन। इसीलिए हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की भांति वर्क करता है। अभी जब ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है, तो ये इसको कैसे करना पड़ेगा? कैथोड की भांति कार्य करना पड़ेगा। अब वो क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, 2H+ + 2E-, और ये बन जाएगा हमारा स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ग्रहण करेगा। ये देखो गैस, ये है क्या है? एक्वास है। अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मतलब दैट मींस रिडक्शन। कौन सी अभिक्रिया? रिडक्शन, ठीक है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है ये काम हो रहा है, तो यहां प्लस साइन लग जाएगा, और दैट इज नॉन एज कैथोड, बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्सेप्ट एंड व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। इतना सबको समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है भाई? अब मैं कहां बनाऊं इसको? अब इधर बना देते हैं। देखो क्या हो रहा है, समझना चीजों को। अब मुझे इसका वैद्युत रासायनिक सेल का जो है अभिक्रिया प्रदर्शित करना है। कैसे होता है बताओ? इसको फर्स्ट को मैं आराम से समझा रहा हूं, सेकंड को एकदम फास्ट समझाऊंगा, ठीक है। कैसे इसका होगा बता दो मुझे। माइनस साइन, पहले एनोड को माइनस साइन के चिन्ह के साथ लिखते हैं। एनोड कहां है? ये है, ये है हमारा एनोड, है कि नहीं है? अब एनोड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट ये, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन इन दोनों को अलग करने के लिए, और उसके बाद जिंक सल्फेट है हमारा, जिंक है, एक्वाज आयन है, ठीक है, एक्वाज है, ये हो जाएगा 2+। अब उसके बाद बोलो बच्चों क्या होगा? ये हमारा आ जाएगा दूसरा, इसका काम तो हो गया। अब ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज को हम लोग डबल परपेंडिकुलर लाइन से शो करते हैं। फिर अब इसका यहां क्या हो रहा है? यहां आयन जो है 2H+ आयन जो है वो ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये बना ले रहा है, एक्वा लिखेंगे यहां पे, एक्वा, और ये बना ले रहा है क्या चीज? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बना रहा है कि नहीं? कितना में? 1 ATM में, ठीक है। और ये प्लस साइन, सॉरी पहले इसको प्लस साइन लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा और 1 ATM लिख दीजिएगा। ये है वैद्युत रासायनिक सेल प्रदर्शन। अब मुझे EMF फाइंड करना है। व्हाट? EMF। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे ये देखो। EMF, इस संपूर्ण सेल का EMF क्या होगा? तो इस संपूर्ण सेल का EMF जो होगा स्टूडेंट, EMF फाइंड नहीं करना है मुझे, जिंक का EMF निकालना है ना, उसका मानक विभव निकालना है, मानक ऑक्सीकरण विभव निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? सबको पता है EMF इज इक्वल टू होता है हमारा E कैथोड माइनस E एनोड। सब लोग को दिख रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? E एनोड। अब EMF कितना आया है इस चीज का? 0.74 आया है। आया कि नहीं आया? 0.74 आया। दैट इज इक्वल टू ई कैथोड। बच्चों बता दो मुझे, कैथोड की तरह कौन वर्क कर रहा है भाई? ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एनोड की तरह वर्क कर रहा है। एनोड की तरह वर्क कर रहा है सर, ये चीज है ना, एनोड। ये तो लिखा हूं मैं, देख लो आप, एनोड की तरह, और ये कर रहा है कैथोड की तरह।
ठीक है, इसको एक स्टेप ऐसा और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ईएमएफ दैट इज इक्वल टू ई हाइड्रोजन माइनस ई जिंक, जिंक एनोड की तरह कार्य कर रहा है। अब ये आया है मेरा बच्चों, क्या आया, 74, और दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन का बोल दो क्या है, 0 होता है, कितना होता है बोलो, 0, माइनस ये हो जाएगा जिंक। तो जिंक का जो हो जाएगा स्टूडेंट, अब इसको क्या करो, पक्षांतर कर दो, उसको इस साइड लेके आ जाओ, तो माइनस जब इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ई जिंक दैट इज इक्वल टू माइनस 0.74। सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ। तो ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का या अर्ध सेल का या किसी भी तत्व का अपचयन विभव मानक विभव ज्ञात करते हैं। इसके बाद फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी चीज का जो है कर लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको आप कोई नोट करना चाहे तो कर सकते हैं भाई, या फिर ओके स्टूडेंट, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे, छोटा सा, और वो छोटा सा मिस्टेक प्रारंभ से हुआ इसलिए बड़ा बन गया। क्या चीज, दैट इज 0.76, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है यार। कॉपर का होता है 0.34 होता है, ठीक है। तो इसलिए ना ये 4 यहाँ ये 6 यहाँ ऐसा हो जाता है थोड़ा सा, तो आप प्लीज करेक्ट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। ये कहीं पे करेक्शन नहीं लगेगा, सब कुछ सही है, मात्र इसका डाटा जो है न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा सा मेरे से त्रुटि हो गई, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लो, ठीक है। और अभी इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सुनो, ये हो गया ना, ठीक। ये देखिए, अब हमको क्या करना है बच्चे, इधर देखिएगा। अब मुझे सपोज करो, अब मुझे कॉपर का ज्ञात करना है, कॉपर का मुझे डेनियल सेल का बताना है, ठीक है। डेनियल सेल का, डेनियल सेल, और डेनियल सेल में कौन कौन सा था स्टूडेंट बता दो भाई, कॉपर और जिंक था, है कि नहीं, कॉपर और जिंक था कि नहीं। तो इसको कॉपर जिंक सेल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कॉपर जिंक सेल भी कहते हैं। और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप यदि अब पता नहीं होगा तो जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैं लिखा था 1.10 वोल्ट लिखा था, ठीक है। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आता है 1.10 वोल्ट। अब मुझे क्या करना है, देखो, अब मुझे कॉपर का ज्ञात करना है। तो कॉपर का ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए, मुझे एक और पात्र लेना पड़ेगा, वो तो सिंपल सी बात है, लेना ही पड़ेगा सर। कॉपर के लिए मुझे एक और पात्र लेना पड़ेगा स्टूडेंट, और इसमें मैं क्या करूंगा, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दूंगा। किस चीज का, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दूंगा भाई, इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दूंगा। और इसमें मैं एक इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, किस चीज का, बोलो बोलो बोलो, कौन सा चीज का इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, बड़ा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, कौन सा इलेक्ट्रोड लगा देंगे भाई, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देंगे सर। जिस चीज का वो करना है उसको उसी के विलयन में डुबाया जाता है। ये कॉपर का मैं जो है क्या कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग संयोजी तार के माध्यम से, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं ना, पहला प्रीवियस अच्छे से पढ़ाया हूं, देखिए हो आप लोग, जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर का की सहायता से। और इसके दोनों के बीच हम लोग को एक लवण सेतु लगाना ही पड़ता है, तभी जाकर के हमारा जो है कोई भी सेल जो है कंप्लीट होता है। ये जोड़ दिया, मैं जोड़ दिया। आता है कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मानक SHE की सहायता से कॉपर या जिंक का अपचयन विभव की गणना कीजिए, डेरिवेशन सहित, ठीक है ना। तो आपको ये जो है बनाना पड़ेगा, आ जाता है कभी कभी। ये है स्टूडेंट हमारा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये तो सबको पता ही है यार। इसका थोड़ा सा मुंडी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं इधर, ठीक है। दैट इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और दैट इज अ कॉपर। ओके, इतना समझ में आ गया। इसका जो पाठ्यांक मुझे प्राप्त होता है स्टूडेंट, वो प्राप्त होता है 0.34 वोल्ट, इसको, ठीक है, 0. क्या प्राप्त होता है, 34 वोल्ट प्राप्त होता है। अब देखो यहां क्या होता है, यहां हाइड्रोजन जो है किसके भांति कार्य करता है, हाइड्रोजन में क्या अभिक्रिया होती है स्टूडेंट, ये देखिएगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करते हैं। कल मेरे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर आप 1/2 सामने में क्यों लिखे हो, 1/2 आप सामने में क्यों लिखे हो। तो बच्चों ये है कि 1/2 लिखने से ये होता है कि जनरली हमारा जो हाइड्रोजन होता है ना, दैट इज द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है। और अब अभी मुझे उसको क्या करना था, वहां पे हाइड्रोजन जब मैं पढ़ाया था, मानक हाइड्रोजन विभव पढ़ाया था, तो उस टाइम मुझे क्या करना था, एक हाइड्रोजन को शो करना था। तो भाई ये 2 हाइड्रोजन है,
अब एक हाइड्रोजन शो करना है तो 1/2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाता था H+ और क्या E-। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज, 2H+। अब इसको ऐसा बिल्कुल मत लिखना ना, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 2 नहीं होती है, 1 होती है। तो आप इसको 2H+ लिख सकते हैं प्लस 2E-। समझ में आ गया इतना चीज। ये कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। यहां हाइड्रोजन अब किसकी तरह कार्य कर रहा है बता दो मुझे, इसलिए मैं इसको उत्क्रमणीय रिवर्सिबल बोलता हूं। रीजन क्या है, अब यहां क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो रिमूव कर रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा और ये माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, एनोड की तरह कार्य करेगा। और बच्चों अब इसको दूसरा कौन ग्रहण करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा बता दो मुझे, कॉपर ग्रहण करेगा सर। तो कॉपर किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। कॉपर किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह वर्क करेगा। और कॉपर क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि यहां स्टूडेंट कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट कैसे हो जाएगा, ये देखिए कॉपर 2+ प्लस SO4 2-। तो ये कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कर लेगा, उसको ग्रहण कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और ये बन जाएगा स्टूडेंट कॉपर सॉलिड। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखना है आपको, तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, एक एटीएम पर, ठीक है ना। और इसके बाद हमको सबको पता है, इसके बाद जब इसको लिखते हैं, आयंस को लिखते हैं, तो एक परपेंडिकुलर लाइन से शो किया जाता है। मैं पढ़ा चुका इन चीजों को यार, नोट में लिखवाया था, आप लोग अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, और यहां है बच्चों H+ एक्वस आयन। ठीक है, अब 2 परपेंडिकुलर लाइन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सॉल्ट वाटर। अब मुझे क्या करना है, ये कॉपर है तो कॉपर 2+ एक्वस आयन एंड परपेंडिकुलर लाइन और कॉपर प्लस साइन के साथ, ये चीज हो गई पूरा। अब मुझे देखो EMF इज इक्वल टू क्या होता है, EMF दैट इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। होता है कि नहीं होता, बोल दो भाई, होता है सर। तो EMF इज इक्वल टू, यहां कैथोड की तरह कौन वर्क कर रहा है, ये देखो ना, कैथोड कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो E कॉपर प्लस माइनस E हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों EMF का मान वैल्यू कितना है, 0.34 आया। कितना आया बोलो, 0.34 आया कॉपर का। कॉपर हम निकालना है, हाइड्रोजन का होता है 0, तो कॉपर का क्या आ गया बता दो मुझे, कॉपर का क्या आया, 0.34 आया। आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं। अब यहीं पे लगे हाथ अब हम लोग डेनियल सेल का निकाल लेते हैं। तो डेनियल सेल का निकालना है बच्चों, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो आप, डेनियल सेल का मुझे निकालना, ठीक है। तो डेनियल सेल में क्या होता है ये बता रहा हूं मैं आपको। अभी हमने दोनों को निकाल लिया, क्या क्या निकाला बोलो, कॉपर का कितना आया, 0.34 आया, और जिंक का कितना आया, -0.76 आया। ठीक है, 0.76 आया ना। इन चीजों को याद रखना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है, और एक इससे एक सीरीज बनेगा, दैट इज नॉन एज विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो वो जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होता है, केमिस्ट्री सीरीज, ठीक है, तो वो इतना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा एमपी है आपके लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं अब इसको में क्या करेंगे। डेनियल सेल में क्या था ये देखो, आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, डेनियल सेल अच्छे से समझा दिया हूं मैं। ठीक है ना, तो डेनियल सेल में क्या था ये देखो आप, डेनियल सेल में हमारा था स्टूडेंट, जिंक को हम लोग जिंक रॉड लगा दे, एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लिए जिंक का, और उसको किस में डुबा दिए, बोलो 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 भाई, क्या किस में डुबा दिए हम लोग, जिंक में डुबा दिए सर, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिए। किसका विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन है। और ये क्या है बोल दो, जिंक है, ये जिंक है। और जब 2 अर्ध सेलों को हम लोग संपूर्ण सेल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां क्या लग जाएगा, एक लवण सेतु लग जाएगा, वो तो सबको पता है। इन दोनों को, ये कैप है, ठीक है, अभी तक नहीं बना रहा था, चलो इसमें बना दिया। इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर के साथ से जोड़ देते हैं भाई, ये लो। अब होता क्या है ये देखो, आप सबको पता है, जिंक जो है डेनियल सेल में जाकर देख लीजिएगा, सॉलिड जो है, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, रिमूव होता है,
ठीक है ना। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये आपका एनोड की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, एनोड की तरह। दिख रहा है आपको अच्छे से, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा यार, एनोड की तरह कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसको कौन एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट, कॉपर हमारा ग्रहण कर लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दैट इज आपका रिडक्शन एंड इट इज नोन एज कैथोड। इसको हम कैथोड की तरह जानते हैं भाई, प्लस साइन के साथ। अब इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन आप लोग को पता है क्या था, जिंक सॉलिड, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन, और जिंक 2+ एक्वस आयन एंड 2 परपेंडिकुलर लाइन, कॉपर 2+ एक्वस आयन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, कॉपर सॉलिड। इतना चीज समझ में आ गया सबको। अब इसका ईएमएफ कैसे निकालोगे, देखो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। होता है कि नहीं होता है, बोल दो यस सर, बोलो यस सर। अब देखो ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड की तरह कौन वर्क कर रहा है डियर स्टूडेंट, कौन सा वर्क कर रहा है कैथोड की तरह, कॉपर, सॉरी ये तो, अरे यार क्या लिख दिया मैं, कॉपर नहीं है भाई, जिंक है, और ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है कॉपर, तो ये हो जाएगा कॉपर का ऐसे लिख दीजिए माइनस ई, जिंक लिख देंगे, एनोड की तरह वर्क कर रहा है। अब रख दो वैल्यूज रख दीजिए। ई कॉपर का वैल्यू कितना है बता दो, 0.34, माइनस जिंक का वैल्यू कितना है, माइनस 0.76। अब दोनों को जब ऐड करोगे भाई तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब दोनों को ऐड करो, 6 and 4 इज इक्वल टू 10, कैरी 1, ठीक है, और 1 7 4 and 3 11, 8 11 हो गया, 1.0 वोल्ट। समझ में आया। इसीलिए मैं जिंक आपका जो डेनियल सेल था बच्चों, वहां मैं क्या लिखा था, यहां पे क्या लिखा था मैं, 1.10 वोल्ट लिखा था। दैट इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज अ वे ऑफ करंट। समझ में आ गया सबको अच्छे से, एकदम क्लियर है कि नहीं है, बोल दो यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो यार इसको मिटा देते हैं। वेरी गुड ना। अब देखो ओके स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया अच्छे से। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है, इन दोनों में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो पहले सबसे पहले समझ लो ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभव क्या है, और विद्युत वाहक बल क्या है। मैं अब भी जस्ट पढ़ाया हूं आपको स्टार्टिंग में कि कोई भी हम लोग सेल लेते हैं या बैटरी लेते हैं, कोई भी सेल या क्या ले लेते हैं बच्चों, बैटरी ले लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक प्लस साइड होता है, एक माइनस साइड होता है, ठीक है। और अगर इसी की जगह में मैं क्या ले लूं, एक बैटरी ले लूं, तो बैटरी में क्या होता है ये देखो आप, इस प्रकार हमारा जो है साइन रहता है माइनस, इट इज अ एनोड एंड इट इज अ कैथोड। तो एक्चुअल में विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विभव क्या है और विभवांतर क्या है, चार्ज है भाई। देखो मैं आपको विभव बताया था, फिजिक्स में पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया था कि करंट जो है केवल आवेश के फ्लो के कारण ही, आवेश के फ्लो के कारण हमारा क्या प्रवाहित होता है स्टूडेंट, धारा प्रवाहित होती है। करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। बट ये आवेश जो है चार्ज कैसे फ्लो होता है, क्वेश्चन यहां आता है कि आवेश फ्लो कैसे होता है, ऑटोमेटिक नहीं ना होता है, उसको क्या करना पड़ता है, हमको उस पर वर्क करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो वही जो वर्क करते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज पोटेंशियल, विभव। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तब जाकर के उसमें क्या आता है, फ्लो आता है, और जब उस फ्लो होने लगता है तब हम उसको बोलते हैं करंट। चार्ज जब फ्लो होने लगता है तब हम उसको बोलते हैं करंट। तो बिना विभव के आपका करंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि चार्ज यहां पर है तो इसके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, सिर्फ इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई। अब कैसे होता है फ्लो, ये देखो आप, विभव आवेश जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जिसकी आपके घर में लाने के लिए हम तो कोई काम नहीं कर रहे हैं कि पकड़ के ला रहे हैं आवेश को, चल भैया मेरे घर में यार तब लाइट आएगी,
धक्का दे रहे उसको, देते हैं क्या? नहीं ना देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये सुनो आप। मैं बताया ना एक दिन की क्लास में और बताया था कि जहां पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां हाई वोल्टेज होता है, वहां दिया जाता है प्रेशर आपका, वहां किया जाता है वर्क। उसके बाद क्या होता है, एक बार जब वो काम हो जाता है स्टूडेंट, तो हमेशा जैसे कि ये देखो आप, दो पात्र है मेरे पास और दो पात्रों में क्या है हमारा, एक पात्र जो है पानी जो है कम भरा हुआ है और एक पात्र में पानी जो है उच्च भरा हुआ है। तो यही चीज है, या यहां पे बिल्कुल खाली है, आपके घर में जो लगा तार है उसमें बिल्कुल भी करंट नहीं है, विभव नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस तार को हम लोग खंभे के तार से जोड़ देते हैं तो खंभे के तार में क्या रहता है, हाई वोल्टेज रहता है। क्या रहता है? हाई वोल्टेज रहता है, उसमें ज्यादा पानी है। और जब इसको पाइप के द्वारा अगर मैं जोड़ देता हूं तो अब ये ज्यादा पानी कहां की ओर चलने लगेगा, जहां पे पानी नहीं है उधर चलने लगेगा, और ये जो है यहां आकर के भरने लगता है। भरने लगता है कि नहीं भरने लगता है? सेम यही होता है। खंभे पर जो आपका 11,000 वोल्ट तार है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है 250 वोल्टेज के तार में, 400 वोल्टेज के तार में कन्वर्ट हो जाता है, और 400 वोल्टेज के तार से आपके घर में 250 वोल्टेज में आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो 11,000 से हम ट्रांसफार्मर के द्वारा अपचाई एंड ऊंचाई ऐसा बोलते हैं, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, उसके द्वारा वो कन्वर्ट कर देता है 11,000 वोल्टेज को कम वोल्टेज में, ठीक है। और वो फिर उसके बाद हम जाकर के वहां पे वायर लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे घर में बिल्कुल जीरो था और वहां हाई वोल्टेज था, तो जैसे ही हम तार कनेक्ट करते हैं तो उधर का वोल्टेज ऑटोमेटिक जो है चार्ज जो है फ्लो होकर के कहां आने लगता है, हमारे घर में आने लगता है, जिसके कारण वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। यही काम होता है। देखो बच्चों, ये सपोज ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है, तो यहां जो है उच्च विभव है, तो यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इधर से फ्लो होकर के कहां आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे। तो इसमें हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें विभव में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और विभव में जब अंतर आता है मतलब इधर से ये देखो, इधर का इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इधर आने लगा, किधर आने लगा, माइनस की ओर आने लगा, एनोड से कहां आने लगा, कैथोड की ओर आने लगा। तो हमारा धारा जो है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा तो हमारा करंट जो है इधर फ्लो होने लगता है। मेरी बात समझ में आ गई? सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था आपको, विद्युत वाहक बल क्या है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर सुनिएगा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों इधर सुनो, ये प्लस है ये माइनस है ना। इस बैटरी को मैंने क्या किया, इस बैटरी को मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर मात्र संयोजित तार द्वारा गैल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ दिया। पहले अच्छे से चार्ज किया, जब फुल चार्ज हो गया तो मैंने इसको किससे जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। सपोज करो कि मुझे यहां पे 100 वोल्ट मिल जाता है, सपोज करो कि यहां पे मुझे कितना वोल्टेज मिलता है, 100 वोल्ट मिलता है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में। अब मैं क्या करता हूं, इसी तार को मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, इसी तार को मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा स्टूडेंट, यहां एक मैं क्या कर दिया, लाइट जला दिया, समझ में आ रहा, लाइट जला दिया ऐसा, और यहीं पे मैंने क्या किया, इसको एक जो है पंखे से जोड़ दिया, समझ लेना यार, फैन से जोड़ दिया, ठीक है ना, दो से जोड़ दिया। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट, उनको भी तो वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, अब वो वोल्टेज गेन करेगा। अब इस विभव मापी का पाठ्यांक हो सकता है आपको 90 वोल्टेज मिल जाए, कितना वोल्टेज मिल जाए, 90। यही है डिफरेंस मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है। क्या चीज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्या है, आपका विद्युत वाहक बल वह विभव होता है जब किसी बैटरी या सेल को बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा जा रहा था, तो उसके विभव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके विभव को ही बोलते हैं स्टूडेंट विद्युत वाहक बल कहते हैं, या उनके इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोडों को अन्य किसी स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं, परिपथ में अन्य कोई स्रोत लगा देते हैं, तो उसका जो विभवांतर होता है, जो विभव में अंतर आता है, जिसकी अब 90 आया, पहले 100 था अब 90 आया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक, सॉरी यार, विभव। उन दोनों के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं विभवांतर। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या है ये देखिएगा, पहला हो गया, सेकंड डिफरेंस क्या है सुनो, किसी भी बैटरी द्वारा किया गया कार्य, अधिकतम कार्य ही उसका विद्युत वाहक बल होता है। समझ रहे हो, अधिकतम कार्य ही उसका क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, जबकि विभवांतर द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल के द्वारा किए गए कार्य से कम होता है।
क्योंकि इसकी वोल्टेज ज्यादा होती है। विद्युत वाहक बल में जब नापते हो तो उसका विभवांतर हाई प्राप्त होता है। तो अधिकतम जितना अगर वो बैटरी सबसे ज्यादा काम करता है तो वो उसका विद्युत वाहक बल होगा, और अधिकतम से कम जो कार्य होगा वो उसका क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। थर्ड डिफरेंस क्या है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अधिकतम विभवांतर ही, किसी बैटरी का अधिकतम विभवांतर ही हमारा विद्युत वाहक बल है, जबकि अधिकतम से कम विभवांतर ही हमारा क्या है, उसका विभव है, विभवांतर है। समझ में आ गया। चौथा और बोल सकते हो कि इसको जो है विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, और इसको स्टूडेंट हम लोग वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं। समझ में आ गया। तो ये रहा आज की क्लास का संपूर्ण टॉपिक। और डियर स्टूडेंट, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका सीरीज पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो बड़ा ही मजा आने वाला है। और उसका मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक जो है आपको अगर 5 नंबर में आता है तो भाई पूरा 5 नंबर दिलाएगा यार, गारंटी। पूरा उसका गुण, उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज एंड वो सीरीज न्यूमेरिकल, मतलब 4-5 कंसेप्ट आपका एक ही वीडियो में, छोटा सा वीडियो में पूरा क्लियर करा दूंगा मैं। कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो देख लेना प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।